नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने लगाए भाजपा शासित एमसीडी पर कई गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा शासित एमसीडी पर लगाए हैं कई आरोप। बुधवार को प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित दिल्ली नगर निगम अर्थात एमसीडी पर सिलसिलेवार ढंग से कई आरोप लगाए हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। 3 महीने की तनख्वाह बकाया है, 5 महीने का डीए एचआरए बकाया है। डॉक्टर्स और नर्सेस डेंगू और कोरोना के सीजन में हड़ताल पे गए हुए हैं। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पतालों ने मरीजों को लेना बंद किया हुआ है और अब 29 नवंबर यानी कि परसों से, आज 1 तारीख है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के करीब 7,000 टीचर्स ने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेना भी बंद कर दिया। यानी कि करीब 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हमारे दिल्ली का भविष्य हैं, उनकी क्लासेस भी अब बंद हैं। ये मुझे लगता है कि एक बहुत शर्म की बात है। और टीचर्स ने हड़ताल करने से पहले कई बार भाजपा मुख्यालय को और भाजपा के नेताओं को चेतावनी दी, बातचीत की, मगर कोई हल जो है इसका नहीं निकाला गया। एक बात रिकॉर्ड के तौर पे, हालांकि आप सब लोग इस बात को जानते होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अब तक करीब दर्जनों बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर एमसीडी के यहाँ कर्मचारियों की स्ट्राइक हुई है। 2018 में एक हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई, जो लगभग 2 साल चली और उसके अंदर मनोज तिवारी ने उनको झूठे वादे किए और उसमें से अभी तक वो वादे पूरे नहीं किए गए। 2018 के वादे भी उनके पूरे नहीं किए गए। उसके बाद 2020 सितंबर के अंदर एमसीडी के सभी ग्रुप्स, ए बी सी डी ग्रुप के सभी कर्मचारी, जिसके अंदर डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सब लोगों ने एक लंबी स्ट्राइक की। उसके बाद उनको बड़े बड़े वादे भाजपा के नेताओं ने किए, वो वादे भी अभी तक पूरे नहीं हुए। और अब एमसीडी के डॉक्टरों के बाद एमसीडी के टीचर्स हड़ताल पे चले गए हैं और उन्होंने कहा है 8 दिसंबर को भाजपा मुख्यालय पर करीब 7,000 टीचर धरना देंगे और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उसके बाद वो अपनी हड़ताल को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। ये उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। एक सामान्य सी बात सबके दिमाग में आती होगी कि ऐसा क्या कारण है कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कई बार साउथ के अंदर भी बार बार हड़ताल की जाती है। ऐसा क्यों है कि अपने ही कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जाती? सीधा सीधा इसका तरीका यह है कि एमसीडी के अंदर नेता एक रिकॉर्ड तोड़ लूट के ऊपर लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी ज़मीनें, चाहे वो अस्पतालों की हों, चाहे वो स्कूलों की हों, चाहे वो खाली हुई नोवेल्टी सिनेमा जैसी ज़मीनें हों, कौड़ियों के दाम पर वो बेची जा रही हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही, वो पैसा कहाँ जा रहा है? एक तो लूट की जा रही है और एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह इसलिए रोकी जा रही है ताकि वो हड़तालें करें, दिल्ली सरकार को बदनाम करें और फिर दिल्ली सरकार से जो है कुछ पैसे ऐंठ लिए जाएं। हालांकि दिल्ली सरकार का कोई बकाया नहीं है, मगर समस्या ये होती है कि जब कर्मचारी हड़ताल पे होते हैं और दिल्ली में त्राही त्राही मचती है, सड़कों पर कूड़ा मचता है, अस्पतालों के अंदर मरीज जो है मर रहे होते हैं, तो कोर्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं रहता। कोर्ट कहता कि आप ही दो, और दिल्ली सरकार से ही कोर्ट जो है इनको अनाप शनाप पैसे जो है दिलवाता है और यही इनकी पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है। रिकॉर्ड के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कितना पैसा वो है
जो एमसीडी को लेजिटिमेटली लीगली अपने प्रोसेस के तहत केंद्र सरकार से और आसपास की एजेंसी से मिलना चाहिए, और उसको लेने के लिए एमसीडी कोई कोशिश नहीं करती, क्योंकि उनका फ़ायदा ही इसमें है कि हड़तालें हों, दिल्ली बदनाम हो और दिल्ली सरकार से वो है पैसा जो है वो ऐंठा जाए। ये सभी पत्रकार जानते हैं कि दिल्ली के अलावा जितने भी पूरे देश के अंदर अर्बन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनको केंद्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 488 रुपये सालाना दिया जाता है, सभी कॉरपोरेशंस को दिया जाता है। और ये स्कीम करीब 2004 से लागू है और अब 2021 चल रहा है। और अगर हम 1.5 करोड़ भी दिल्ली की आबादी को लगाएं तो 488 रुपये के हिसाब से 1.5 करोड़ लोगों की आबादी के हिसाब से एक साल का 732 करोड़ रुपए बनता है बकाया, जो केंद्र को दिल्ली के 3 नगर निगमों को देना है 732 करोड़ सालाना, और 17 साल का उसके अंदर गुणा किया जाए तो ये बनता है 12,444 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय सरकार को देना है इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को। वो क्यों नहीं मांगते? आदेश गुप्ता क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री या अर्बन डेवलपमेंट के अंदर हरदीप पुरी जी के पास जाके इस पैसे को मांगते? हम ये जानना चाहते हैं। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को किराए के तौर पे, क्योंकि वो उनकी बिल्डिंग के अंदर किराए पर ऑफिस चलाते हैं, ये जो हमारा सिविक सेंटर के अंदर जो इनका ऑफिस है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उसका किराया देना है। ट्राइफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात पहले से जो है अनुबंधित है। इसका किराया बनता है 2,500 करोड़ रुपया। ये बकाया ये क्यों नहीं लेते? साउथ के पास तो पैसा है, नॉर्थ के पास नहीं है, तो पैसा दो, और ये तो तुम्हारा इंटरनल मामला है, ये क्यों नहीं मांगा जा रहा? और साउथ के पास एक्सेस है, तो जानबूझ के ये क्यों कलेश किया जा रहा है? क्या आदेश गुप्ता तो तीनों मेयरों को बुला के कर सकते हैं काम? क्यों आदेश गुप्ता दिल्ली को बदनाम करने पर लगे हुए हैं? तीसरी चीज, डीडीए की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है एमसीडी को, उसका करीब 857 करोड़ रुपए बनता है। ये हमने प्रश्न लगाया था और ये प्रश्न के जवाब के अंदर आया था, ये प्रश्न था हमारा, दिल्ली नगर निगम को डीडीए से अलग अलग मदों में कितनी राशि लेनी है? तो ये 2018 के अंदर जो हमने प्रश्न लगाया था इसका आया था 18 तक जवाब दिया, आगे का दिया नहीं। तो 2018 तक का जो कैलकुलेशन किया वो किया 857 करोड़ रुपए। वो आज अगर हम कैलकुलेट करें तो 1000 करोड़ के करीब होगा, बट हम 857 करोड़ रुपए मानते हैं। और आज भी दिल्ली के अंदर आप पत्रकार हैं, ऑफिस जाते वक्त देखिए, ऑफिस से आते वक्त देखिए, जितने भी दिल्ली नगर निगम की पेड साइट्स हैं, जितने भी होर्डिंग्स हैं, उसके ऊपर भाजपा का प्रचार हो रहा है, फ्री में हो रहा है। 1 रुपया आदेश गुप्ता ने अगर दिया हो तो आदेश गुप्ता बताएं कि उन्होंने दिया है। नरेंद्र मोदी जी के लगे हुए हैं और पॉलिटिकल होर्डिंग लगे हुए हैं, सरकारी नहीं लगे हुए, राजनीतिक होर्डिंग लगे हुए हैं। अच्छा, सरकारी लगे हो तो सरकार ने दिखा दे केंद्र सरकार ने दिया उन्हें, और राजनीतिक होर्डिंग लगे हुए हैं उसका पैसा नहीं दिया जा रहा। और मैंने एक प्रेस वार्ता के अंदर पूरी कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर ईमानदारी से दिल्ली के अंदर सिर्फ होर्डिंग का पैसा वसूला जाए, एक होर्डिंग आप पता करिएगा वेंडर से 1 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए किराया है महीने का, एक होर्डिंग का लगाने का। हमें इसलिए पता है क्योंकि इलेक्शन के समय हम लगवाते हैं और उसका हिसाब जो है इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है कि आपका कितना खर्चा इलेक्शन में हुआ। तो दिल्ली के अंदर जितनी होर्डिंग्स हैं और जितनी सड़कें हैं उसके हिसाब से एक साल में भी अगर ईमानदारी से पैसा इकट्ठा किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग्स से आ सकता है। और इन तीनों चारों चीजों को अगर हम जमा करें तो केंद्र से आना है 12,444 करोड़ रुपया, साउथ एमसीडी को देना है 2,500 करोड़ रुपया,
डीडीए से लेना है 857 करोड़ रुपया, और होर्डिंग से 12,000 करोड़ रुपए। इसको जमा कर लो तो ये आता है 27,801 करोड़ रुपए। ये एक ऐसा संस्था है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको 27,800 करोड़ रुपया लेना है केंद्र और भाजपा से जुड़ी हुई भाजपा के अधीन एजेंसीज से या डायरेक्ट भाजपा से, और ये वो पैसा लेना नहीं चाहते और एम्प्लॉयज को तनख्वाह देना नहीं चाहते ताकि हड़ताल हो, दिल्ली बदनाम हो, लोग कोर्ट में जाएं, और कोर्ट के अंदर कुल मिला के यही होता है कि कोई बात नहीं आप ही दे दो, नहीं बनता तो भी आप ही दे दो, क्या फर्क पड़ता, दे दो आप। ये जो समस्या है इसको समाप्त करने का समय जो है अप्रैल 2022 में आने वाला है, और आप लोगों के माध्यम से हम दिल्ली वालों को ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप इस रोज रोज की सिरदर्दी से निपटारा पाना चाहते हैं और एक साफ सुथरी अच्छी दिल्ली देखना चाहते हैं, तो इस बार भाजपा को नगर निगम से छुट्टी दें ताकि जो है दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली नगर निगम अच्छे काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिफाइड करने के बारे में चर्चा की जा सकती है। ऐसा हम सुनने में आया है कि भाजपा के कुछ केंद्र के नेता काफी डरे हुए हैं कि इस बार एमसीडी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए यूनिफिकेशन के नाम पर वो कुछ महीने जो है और आगे जो है चुनाव को टालना चाहते हैं ताकि उसके अंदर डिलिमिटेशन करके दोबारा से वार्ड की बाउंड्रीज बनाई जा सकें, ताकि इनके वो पार्षद जो बेहद बदनाम हैं अपने अपने वार्डों में, उनके वार्डों की सीमाएं बदली जा सकें। तो उसके अंदर थोड़ा नया एरिया आ जाएगा, थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम करने के लिए, उनकी जो बदनामी है उसको कम करने के लिए केंद्र के अंदर बैठे कुछ बीजेपी के नेता जो है इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। कितने तनख्वाह बाकी है टीचरों का एमसीडी में? टीचरों की करीब 3 महीने की तनख्वाह बाकी है और 5 महीने का डीए और एचआरए बाकी है, और बोनस उन्हें 2018 से नहीं मिला है। सरकार की तरफ से जो फंड दिया जाता है वो सब पूरा है। बताओ जी, मिल गया पूरा? कोर्ट क्यों कहती है कि सरकारी दे दो आप एमसीडी, केंद्र के पास इतना पैसा बकाया है उसके पास? वहाँ पे टैक्स रखते नहीं एमसीडी का भी। एक्चुअली वो 2 ही लोगों को पार्टी बनाते हैं। जब पैसे की बात जाती है ना, तो वो कोई हड़ताल पे जाता है और एमसीडी और दिल्ली सरकार को पार्टी बनाते हैं। तो केंद्र तो होती नहीं है कोर्ट में। अब आपके पास भी 2 लोग आएंगे, एक रो रहा होगा तो कहेगा यार तुम इसको दे दो, कोई बात नहीं, इसको दे दो। पर का आदमी यही कहता है ना, इसको दे दो कोई बात नहीं। आप कहोगे कि नहीं मेरा बनता नहीं करे यार, कोई बात नहीं तुम दे दो मगर इसको। तो वही प्रॉब्लम आ रही है और इसीलिए जानबूझ के किया जाता है। और कोई सवाल है? केंद्र सरकार पैसा देती है एमसीडी को दिल्ली सरकार के द्वारा? केंद्र सरकार कुछ नहीं देती। केंद्र सरकार दिल्ली को छोड़ के सब के बारे में कहा गया था, मनोज तिवारी जी उस वक्त जो है दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष होते थे, तो 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने ये वादा किया था। लोगों ने उनसे पूछा था कि आप तो चला ही नहीं पाए एमसीडी, आप फिर पैसा करोगे जैसे ही आपकी सरकार बनेगी। तो उन्होंने कहा था नहीं, इस बार हमारी केंद्र में बात हो गई है, अब जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट केंद्र से पैसा लेंगे। मगर समस्या ये है कि जितनी चिढ़ दिल्ली के लोगों को एमसीडी से है, लगभग उतनी ही चिड़न जो है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी एमसीडी से है। उनको भी भरोसा नहीं कि इनके पास जो पैसा देंगे वो इनकी जेब में जाएगा या वो कर्मचारियों की तनख्वाह में जाएगा। और कुछ कोविड पे सवाल है जी। बेसिकली ड्यूरिंग द सेकंड वेव हमने देखा कि सबसे ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, आप लोगों ने बहुत मेहनत भी किया, बहुत आवाज भी उठाई। एक एफिडेविट उस टाइम फाइल हुआ था जिसमें आप लोगों ने बोला था कि एफिडेविट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें बोला गया था कि दिल्ली ने अपने ऑक्सीजन डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है। अभी जो लेटेस्ट सेंटर ने एफिडेविट फाइल की है सर, उसमें दे हैव इन अ वे लेजिटिमाइज्ड द अर्लियर एफिडेविट सेइंग कि यस इट हैड हैपेंड, और दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट करके ऑक्सीजन मांगा।
उनकी जो कैलकुलेशन थी वो गलत थी। What do you see? मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर मई के महीने में और अप्रैल के सेकेंड हाफ में ये समस्या शुरू हुई, लगभग 15-16 अप्रैल से, और करीब 4-5 मई तक दिल्ली के अंदर कोविड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे। और वो पेशेंट्स दिल्ली के भी थे, आसपास यूपी, हरियाणा, राजस्थान के भी थे। और दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत पीक पे थी। और ये डेटा दिल्ली गवर्नमेंट चाह के भी मैन्युफैक्चर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ट्विटर और फेसबुक आप सबके पास है और वो एक ओपन डेटा है। उसके ऊपर आप लगभग हर अस्पताल की तरफ से उनके ट्वीट्स और उनके फेसबुक पोस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर वो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा रहे थे। और दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन नहीं दिया गया और केंद्र ने अपनी राजनीति के चलते इस तरीके का सौतेलापन दिल्ली के प्रति दिखाया। मई के बाद जाहिर सी बात है 5 मई के बाद जब पेशेंट्स आने कम हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। और कहते हैं द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द टेस्टिंग। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिसका घर वाला मरा है उसको आके केंद्र सरकार का मंत्री बोल दे कि भाई कैसे मरा है, तो वो बता देगा कैसे मरा है। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम ऑक्सीजन की कमी से जो डेथ्स हुई हैं उसका ऑडिट करा लेते हैं और हम कंपनसेशन, हम तो 4 लाख कंपनसेशन भी देंगे उनको। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि डेथ्स का ऑडिट हो क्योंकि एक एक मृत्यु इस बात को सत्यापित करेगी कि ऑक्सीजन की कमी से ये लोग मरे और केंद्र ने ऑक्सीजन नहीं दिया इसलिए ये लोग मरे। और इसीलिए जो है बार बार ऑक्सीजन ऑडिट का हम बात करते हैं, ऑक्सीजन से डेथ्स की ऑडिट की हम बात करते हैं और केंद्र इसकी जो है मुखालफत करता रहा है। ये बात सबको पता है, सारी दिल्ली को पता है कि केंद्र ने सौतेलापन किया और इतनी घटिया राजनीति जो है मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में क्या पूरे विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी कि देश की राजधानी में ऑक्सीजन की जरूरत थी और केंद्र सरकार ने वो ऑक्सीजन डाइवर्ट कर दी। तो ये बहुत ही निचले दर्जे की राजनीति है और ये दिल्ली वाले सब लोग जानते हैं जिनके रिश्तेदार उस वक्त अस्पतालों के अंदर एडमिट थे या एडमिट नहीं हो पा रहे थे या जिनके एडमिट थे और अस्पतालों ने ये कह के उन मरीजों को निकाला कि हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, आप ले जाओ इन्हें कहीं और। वो सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं। और कोई सवाल? ओमिक्रॉन को लेकर जो अभी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने केंद्र से कहा है कि सहयोग करने के लिए या फिर बाहर से जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं उसकी जांच को लेकर केंद्र सरकार कितनी सहयोग है? देखिए, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी समस्या रही है कि वो समय रहते कार्रवाई नहीं करते। जब पहली वेव कोरोना की भी हिंदुस्तान में आई तो कहा गया कि टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है। केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, टेस्टिंग किट्स इंपोर्ट नहीं करने दी। केंद्र ने उसके ऊपर राशनिंग की जिस कारण यहाँ पे कोरोना बढ़ा। फ्लाइट्स को बंद करने की बात की, केंद्र ने नहीं की जिसकी वजह से कोरोना बढ़ा। यहाँ तक कि सिंगापुर की सरकार के पक्ष में हमारा केंद्रीय मंत्री खड़े हो गए कि सिंगापुर से फ्लाइट्स ना बंद हो जाएं। आज जिस तरीके की लापरवाही केंद्र कर रहा है उससे पूरे हिंदुस्तान के लोगों का नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। केंद्र को अपनी झूठी डिप्लोमेसी को किनारे रखकर देश के लोगों को बचाना चाहिए। फ्लाइट्स को तुरंत बंद करना चाहिए और देश की करीब 40% आबादी 18 साल से कम बच्चों की है जिनको कोई वैक्सीनेशन नहीं लगा।
वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको बचाने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। बाकी देशों के अंदर बच्चों की वैक्सीन लग रही है और कई महीनों से लग रही है। देश की 40% आबादी को अलग रखकर एक झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि 87% लोगों को हमने टीकाकरण कर दिया। जब 40% को तो टीका ही नहीं लगा तो 87% की तो डेटा झूठा है। ये कैसे हो सकता है कि 87% लोगों को कम से कम एक टीका लग गया? ये संभव ही नहीं है। आप गूगल करके देख लो, केंद्र सरकार का सेंसस है, 40% बच्चे इस देश के अंदर 18 साल की आयु से कम है। केंद्र सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। जिन लोगों के घर बच्चे हैं, जो लोग परिवार वाले हैं, जो लोग परिवार के साथ रहते हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि बच्चा देश का भी भविष्य है, परिवार का भी भविष्य है। एक बच्चे की मृत्यु पूरे परिवार को खत्म कर देती है। तो मैं केंद्र सरकार से कहूंगा, कुछ ऐसे लोग भी अपने यहां रखें जिनके बीवी बच्चे हों, जो इस बात को समझते हों, और उनकी वैक्सीनेशन के लिए कुछ किया जाए।